आज के इस वीडियो में हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य छायावादोत्तर काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हो रहा है कल से, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं इकाई नंबर 1 से जो प्रश्न आने की संभावना बनती है वह ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, असाध्य वीणा अज्ञेय की कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इकाई 2 से जो प्रश्न बन सकते हैं वो है, अज्ञेय की काव्य कला की विशेषताएं बतलाइए। अथवा नदी के द्वीप अज्ञेय की कविता समाज के द्वंद्व को किस तरह प्रकट करती है, विवेचना कीजिए। इकाई 3 से जो प्रश्न बन सकते हैं, मुक्तिबोध के काव्य की विशेषताएं बतलाइए। अथवा मुक्तिबोध की कविता में उनका जीवन दर्शन प्रतिबिंबित होता है, प्रमाण सहित विवेचना कीजिए। इकाई नंबर 4 से जो प्रश्न बन सकता है वह है, भवानी प्रसाद मिश्र के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रश्न बन सकता है, नागार्जुन की कविताओं की भाव पक्ष एवं कला पक्ष के आधार पर विवेचना कीजिए। और इकाई 5 से प्रश्न बन सकता है, धूमिल की कविता प्रहार और पर्दाफाश की कविता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा दुष्यंत कुमार त्यागी के काव्य की विशेषताएं बतलाइए। बच्चों, इनमें से कुछ हमें जीवन परिचय भी याद होने चाहिए जिनसे प्रश्न बन सकता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि मुक्तिबोध है या जितने भी हमें कवियों का नाम दिया गया है उनसे कुछ समीक्षात्मक प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि समीक्षात्मक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, समीक्षात्मक में आपको उस कविता का गुण, उस कविता का दोष, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसकी आलोचना में बच्चों उसके लाभ और हानि, अर्थात हम कह सकते हैं गुण और दोष दोनों आते हैं। तो आपको अगर समीक्षात्मक वर्णन करने के लिए पूछा जाएगा किसी भी कवि के बारे में, तो आप उस कवि की कविताएं जो लिखी गई है उन कविताओं में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन कौन सी अनावश्यक या हम कह सकते हैं अच्छी बातें नहीं हैं, उनका वर्णन करना है। तो हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर इसी के अलावा 5 नंबर वाले प्रश्नों में और भी प्रश्न बन सकते हैं कि मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो हम इनके लिए कुछ फॉर्मेट सेट कर लेते हैं जिनमें आपको लिखने में आसानी होगी। आप दो हम फॉर्मेट दे रहे हैं, इतने को बाकी सबके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है और रात भर में आपको तैयारी भी करना है, इसलिए हम इसी फॉर्मेट के ऊपर में बाकी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप एक बात याद रखेंगे, प्रस्तावना में आपको जन्म के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उस कवि की शिक्षा के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में और अंत में उसकी मृत्यु के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आपको काव्यगत विशेषताएं लिखना है। तो उसमें आपको याद रखना है कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आपको हम बुलेट पॉइंट बता दे रहे हैं, आपको इसके अंदर में 2-2 3-3 लाइनों को भी लिखना है। जैसे अंधेरा का चित्रण किया है इन्होंने, छोटे छोटे वाक्यांश का प्रयोग किया है, विचारों का आवेग है, कहने का मतलब है विचारों में इनके विचारों में तीव्रता देखने को मिलेगी आपको। यथार्थ का चित्रण, यथार्थ मीन्स वास्तविकता का चित्रण इन्होंने किया है। मुहावरों का प्रयोग किया है, शैली में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, विशिष्ट काव्य शिल्प का प्रयोग किया है। आत्मसंघर्ष के कवि है, इनके जीवन में हमेशा संघर्षपन देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का इन्होंने मनोहर चित्रण किया है। प्रतीक योजना, प्रतीकों का उपयोग किया है। अलंकार विधान है इनकी रचनाएं। छंद रहित कविताओं का इन्होंने लिखा है। और इन्होंने इनकी भाषा के बारे में कि इन्होंने कैसी कैसी भाषाओं का उपयोग किया है। तो आप अगर इस फॉर्मेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये फॉर्मेट को बाकी और भी जो लेखक हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं, तो हमने आपको जो बताया है कि प्रस्तावना में आपको जन्म, शिक्षा, उनकी उपलब्धि और उसकी मृत्यु कब हुई है वह लिखना है। उसके बाद में आप आ जाएंगे काव्यगत विशेषताओं के ऊपर में। तो जैसे कि हम अज्ञेय जी की काव्यगत विशेषता देख रहे हैं, नंबर 1 नवीनता का चित्रण, नए प्रतीकों का प्रयोग। हम बच्चों इसमें
बुलेट पॉइंट को देख रहे हैं, आपको इसके अंदर में 3-3, 4-4 लाइन जितना ज़्यादा हो सकता है अगर आपको बनता है लिखते तो आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन आप ये बुलेट पॉइंट लिखेंगे तो जांचने वाले के पास तो इतना टाइम नहीं होता है, बुलेट पॉइंट के आधार पर आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। नवीनता का चित्रण, नए प्रतीकों का प्रयोग, क्षण पर बल, गहन अनुभूति का चित्रण, समूह की तुलना, इकाई पर बल, व्यक्तिगत पीड़ा को उभारना, क्रांति की भावना, व्यंग्यात्मक शैली, यथार्थ चित्रण, प्रकृति चित्रण, भाषा शैली, अलंकार, छंद। तो बच्चों ये जो लास्ट के 4-5 पॉइंट आप जो देख रहे हैं, व्यंग्यात्मक शैली, यथार्थ चित्रण, प्रकृति चित्रण, भाषा शैली, अलंकार, छंद, ये तो सभी में लगभग लगभग कॉमन होते हैं। इसलिए आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको बाकी प्रश्नों को भी हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि दुष्यंत कुमार या कोई भी जो कवि है हमारे पास में, उनके जीवन परिचय के बारे में, तो उसमें आप याद रखेंगे जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं दुष्यंत कुमार त्यागी जी, इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को बिजनौर यूपी में हुआ था। मृत्यु इनकी 30 दिसंबर 1975 ईस्वी में हो गई है। इनकी रचनाओं को आपको याद रखना, दो दो रचनाओं को, जैसे दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना है सूर्य का स्वागत, साये में धूप और आंगन में एक वृक्ष। बच्चों आपको दूसरी खास बात याद रखना है, अगर भाव पक्ष और कला पक्ष लिखने के लिए आता है तो आपको खास तौर से याद रखना है, भाव पक्ष में आपको कवि की कल्पना को लिखना है। भाव पक्ष में आपको कल्पना, कवि की कल्पना, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं, और रस के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है, कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है। उसके अलावा आप विचार, उनके विचार क्या है, लेखक के या कवि के विचार क्या है, और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपको याद रखना है, भाव पक्ष में आप उस कवि से संबंधित उस कवि की कल्पना, उसने कौन से रस का प्रयोग किया है, उसका विचार क्या है, और वो क्या संदेश देना चाहता है समाज को। ये 4 बातों को आप समाहित करेंगे भाव पक्ष में। अब इसके आगे आपको लिखना है कला पक्ष। तो कला पक्ष में आपको खास तौर पे याद रखना है, कला पक्ष में आपको ये बताना कि उसने कौन कौन सी कलाओं का उपयोग किया, जैसे कि भाषा कैसी उपयोग किया है, कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया है, उनकी भाषा कैसी है ये कह सकते हैं, छंद कौन सा उपयोग किया है, शैली कौन सी उपयोग किया है, और अलंकार कौन से उपयोग किया है। तो ये 4 पॉइंट के आधार पर आप कला पक्ष को अच्छे से समझा सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें भाषा, भाव पक्ष में दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार त्यागी का हम देखेंगे तो दुष्यंत कुमार जी की कविता में भाव की अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों है। उनकी गज़लें स्पष्ट कर देती है कि उनके ऊपर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव अवश्य ही रहा है। इनकी गज़लों में प्रेम और सौंदर्य को धरती के ठोस धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि के ऊपर बीते छायावादी युगीन रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कला पक्ष में आप देखेंगे दुष्यंत कुमार की अपनी कविताओं में भाव की अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। इस कारण उसने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का अवसर के अनुकूल चयन किया है। इनकी कविताएं अधिकतर छंद के बंधन से मुक्त है। कवि ने अपनी कविता में व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। अलंकारों का प्रयोग संप्राय नहीं किया है, फिर भी अपने आप ही रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार शामिल हो जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। साहित्य में स्थान में तो आप जानते हैं कि उनकी उपलब्धियों को बताना है। यहाँ पे भी आपको त्यागी जी की गज़लें जन जन तक पहुँचती है। समग्र रूप से अपने इस महान योगदान के लिए हिंदी साहित्य उनका चिर ऋणी रहेगा। इसके बाद में जैसे त्रिलोचन, जो आपको याद रखना है, त्रिलोचन जो हमारे त्रिलोचन शास्त्री कह सकते हैं, इनका जो वास्तविक नाम है वो वासुदेव सिंह है। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, जीने की कला। भाव पक्ष में आपको वही चीज़ लिखना है। भाव पक्ष में उस कवि की कल्पना, रस कौन सा यूज किया है उसने, विचार क्या है उसका, और संदेश। और हम बात करेंगे कला पक्ष की, तो कला पक्ष में आपको भाषा, छंद, शैली, अलंकार बताना है, और बाकी साहित्य में स्थान तो आप लिख ही सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। बच्चों आपके लिए हम इतना समय निकाल रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हम जो भी पेपर डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।